बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मार में मर्ची के मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशतश में वशी शमे खुशी बरजा बात मैं बलूच कौम में बलूच शागिर्द हमा शागिर्दानी हवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दरमुल का हमायनी अवार वश बेबाता खुश वश ग्रज बेबाता गुल चारू का शुम हर वादा गलो शादा बेबाते कदी गम मगन दाते अल्लाह पाक के रहमत शुम सरा अंचो नाज़िल बात के नूदानिशंस अमाम मर्दम के नातराहा अल्लाह पाक है जुत्ता से तंदुरुस्ती नसीब बेका मर्दम की चिड़हानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक है निजे हा जुत्ता हलास बेका आमीन आमीन सुम्मा आमीन मनी वशी वशी गले चारू का ना यक रंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचो की शुमा जाने ता माश में मेज़बान हुमा बलोच यक रंदी पदा हाजिरा शुमे गुमा कोई अखनों की टॉपिक ही होती खासी गेस्टानी गुमा अंजो मगो के खासी गेस्टानी गुमाश हमें मतलबी के जस्ती में मिर्ची के मरागशता दो गेस्टत का वो हाँ ने गुमाम जस्ती जोता ही टॉपिक का नहीं सरा मौजूआ नहीं सरा गपुत्रान कनी दांके मैं गोले चारों का नाम सरपदी बेरसी तो मना भी बाज़ चीज़ानी बाबद सरपदी बेरसी हाँ जो कि शुभ जाने था अगर यक मौजूए बैती हाँ मौजूए मनी जस्ती हाँ ये बाबता ची सरपदी हस्ती हो देखिए मर्दमी बाबता ची सर हाँ ये ची सरपदी हस्ती ये टॉपिक है ये मौजू है बाबता नी गुड़ा गप पिछे जब मैं यक दूमी गुमा गप पुत्रान कनी शुमा हम एक गप्पा इश्क कनिता इश चाहिए बैती कि मैं नॉलेज है तुका मैं सरपदी यानी तुका बाजी गीशी बीते ओ हे गीशी शर्रे गप पिछे के मारा गप कनक लूटी वती जीड़हानी बाबता वती गोशंती के हर चीज़ हाइनी बाबता गप जनी दां के म गप न जनी हाँ जीरा या मगोशा के हमा चीज़ जो मैं दिमाग है तू कहीं हाँ ये बार वो मैं सोच गई बार बार हाँ चीज़ मारा तंग कनगी मारा परेशान कनगी दवादी हाँ हल न बीते दवादी हाँ ये गिशुगी वार दरने जब तक महा ये बाबता गप न कनी गप बिकने था हर चीज़ बाबता गप बिकने था गप कनगा च मारे जहनी सुकून हम रसीते और बाकी में दिले हाल हम यकदूम युग में दर्शान बा हमारा ये गोशा के हगा में कशा है कि निश्त्या माँ हाँ ये हाला चे भी कबर बे कि हाँ ये गुमा चाहिए से हो सकता है हो बीत का कि माँ इधर निश्तगा मगोशा कि मैं बाज़ी चीज़ें जाना हगा ए मौजूए बाबता मना चे शतर कस न जानती बल्कि हंची चीज़ें बे कि आ ये बाबता मना सरपदी नीस्ते हो या कसाने पॉइंट जो हाँ ये अगा माँ हाँ ये हिश बकना हाँ ये बाबता मना सरपदी बेरसिद गुड़ मनी जिंदगी बदल बीत का पमिश का हर्च मर्दों में गुमा गप कनक लूटी थी वो हर्च मर्दों में सरपदी जूरा लूटी थी मगोशा की दुनिया या कि स्कूल हो मैं दरो हथ कगे दे मनोदर बरी और दवान के वास्ता मगोशा के हर चिया कदम ये सरा मारा बाजे सबक रसीद थी वो मारे ये सबक जूर गया लाती सबक का ची मैं जिंदगी शर बई थी वो लाती सबक का ची मैं चम पच बई थी कि मैं को जाम किश कर होगा बीती कि हूँ मैं किश्क को जामी हमा किश्क बुरुए था हगा शुमा गिंदगे था कि शुमे मंजिल हिशिन गुड़ इशी है मतलब नहीं कि शुमे मंजिल हिशी मंजिल सर बेबेता हाँ ये चे देमा अंगा सफ़र बिकने था अमी चो शुमे सफ़र कने था हमी चो शुमे सफ़र खूबसूरत बेश में मंजिला चे गेश खूबसूरत बे थी शुमे सफ़र ओ मगोशा के इंसाना जब महत कगी ये दुनिया तहा बाज़ी मर्दम गोशा के आगा मोती कश गरे मुल्का बेचारी आ शुतगा जस्ती चांद सारा शुतगा आया देगे सैयारा दरियाफ्त को था आया ए कार को था आया आ कार को था आया फिला को था मावती पाकिस्तान जीरे देगे मुल्का ने गुमा कंपेयर कनी माँ आइए मुकाबला कनी नीशी गुमा भले मगोशा के माँ पाकिस्तान जमनन दी हो पाकिस्तान हर चीज़ बुहगे माँ आइए मुकाबला और कंपेयर करने चाहिए शतरी के माँ वत गेत्तर बेकनी अगर हाँ या देखिए सैयारा दरियाफ्त को था गुड़ मावती जिंदा दरियाफ्त बेकनी के माँ परचा ही दुनिया तहा अतकगी परचा मारा जिंदगी देख बुता मच्छीन जब तक दावादे में वतारा दरियाफ्त नकने दावादे में वती बाबता नजाने दावादे के हगा मगोशन के एक किताब मनी दस्ते हो में शवान गए शुमा परचा मान गया दावादे ही जिस मन सरपदी नरस ही बाबता के अगा एक किताब या गई मैगजीन जोड़ बुता परचा जोड़ बुता मगोशा के मैं कह रहा बाज़ चीज़ हंसता हो जब तक माई नी बाबता गपुत्रान न कनी माना मारा हाई नी बाबता सरपदी न रसी हंचू हमें वास्ता कि मोती दो गैस सवार को था मैं मरागश था या कि हंसते जो मगोशा की माँ ये गुमा गप जनी IT बाबता IT चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाज़े मर्दों तच गई मगोशा की दुनिया तो का यक हंची चीज़ें बुहा गई कि मर्दों इदा तची हौदा तची यक हंगामे बुहा गई
हर्च मर्दम हाइटी दीमा रवग लूटित हाइटी चीत इशी तुका चे कारी हे दौर से बाबता मर्च की मरागश तुका गपुत्रान करी और मैं देखिए गेस्ट हस्ती हाई गुमा मगोशा के मैं बलूचिस्तान अनुची बुहा गई, मैं पाकिस्तान अनुची बुहा गई मगोशा के आइए जावर हालानी बाबू तभी गप जनी मैं मर्ची की मरागश दो गेस्ट हतका हासिफ साहब और फारूक साहब में मरागश हतका आए दिले जोलां के ची वशत कनी में मरागश था भले गप पेशेंट के जब देखे चागिर दे मर्द में मरागश था कहाँ आईनी वास हमारे ची कनक कपी दोस्ती गप वश मजान देता सरपद देता कि महाइनी वसावती मरागश उर्दू ता स्विच करा बलिश मदेला में यारे जब मना शुमे गुमावती वशी वशी वाले चारों को अनमगा पुत्रान कनगी बेशुमे गुमा चुश्म जानता वश में मादरी जबान वती मादरी जबान बलूची ता गप जना वेदेल सोलांग के ची अकरंदी पदा वशत कनी में गेस्ट में मर्श के मरागशिता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ठीक है खैरियत से? मैंने बलोची में इतनी गुफ्तगू की फारूक साहब या मैं कहूँगी कि हासिफ साहब, समझ आया आप दोनों को कुछ? देखिए हकीकत तो ये है कि मुकम्मल समझ नहीं आया, लेकिन आपकी अदायगी से कुछ अंदाज़ा हो गया। क्या अंदाज़ा हुआ है, मैं सुनना चाहती हूँ। अंदाज़ा ये हुआ कि आप एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी के नाते से जो हमारे ऑन गोइंग मसाइल जो हो रहे हैं उसके ऊपर आप बात कर रही हैं। और इसके अलावा हासिफ साहब आप बताएं। मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ आया, बट ओवरऑल ये समझ आया कि आप वही जो फारूक साहब ने कहा, एक तो आपने वही बताया सब कुछ। थोड़ा सा जब आप आईटी की बात करी तो मुझे समझ आया कि आईटी के थ्रू हम क्या क्या करते हैं। कि दोनों ने जो अल्फाज उर्दू के थे या नाउन थे वो दोनों पिक किए। अच्छा, बेसिकली हमारी भी, हम ज़ाहिर बातें सुनते तो रहते हैं, बट बलूची का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बहुत सारे लोग बलूच इतना नॉर्मली बोलते नहीं हैं आपस में। जैसे हमारे साथ सिंधी होते हैं भाई, तो वो आपस में सिंधी में बात करते तो बहुत सारे अल्फाज हम समझना शुरू कर देते हैं। बलोच जो होते हैं वो आपस में, एटलीस्ट उनमें अच्छी बात है कि वो हमारे होते हुए आपस में बलोची में बात नहीं करते, वो उर्दू में ही बात करते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि हमें वो अल्फाज नहीं समझ आते। सिंधी में, पंजाबियों में ये कॉमन होता है कि वो अपनी बातें डायरेक्टली करना शुरू करेंगे अपनी ज़बान में, और बलोच में ये नहीं होता। तो इसलिए शायद हमारा एक लैंग्वेज बैरियर रहता है कि हम बहुत सारी बातें फौरी तौर पे नहीं समझ आते। सिंध में जैसे हम रहते हैं तो हम बहुत सारी बातें समझ जाते हैं, इधर हमें भी सिंधी भी अच्छी नहीं आती बट समझ जाते हैं सारी बातें, तो ये फ़र्क होता है। अगर हम देखें कि हर ज़बान का लिटरेचर अलग होता है और जो गुफ्तगू की जाती है वो बहुत अलग होती है। और यहाँ पे मैंने कुछ लिटरेचर की बातें की जो बहुत ज़्यादा हार्ड है और जो मैंने यहीं आके सीखी हैं, जो मैं कहूँगी आपको क्या मेरे घर वालों को भी समझ नहीं आती होगी है। अगर वो जो बलूची है जो अमूमन घर में बात करते हैं या वैसे ही बात करते हैं, तो उसमें ये है कि उसमें उर्दू के बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल की जाती हैं। अमूमन इसी तरह जो सिंधी में लोग बात करते हैं या पंजाबी में लोग बात करते हैं, तो उसमें भी उर्दू के बहुत सारे अल्फाज मिक्स है, तो वो हर किसी को समझ आ जाती है। तभी मैंने आप लोगों से ये पूछा। चले, मैं आज आप दोनों को बलोची भी सिखा दूँगी कुछ अल्फाज, और मैं आपसे कहूँगी कि मैंने जो स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने बलोची में बातें की हैं, वो आप दोनों को समझनी ज़रूरी होंगी, क्योंकि मैंने क्या बातें की, ऐसा नहीं कि बाद में इससे बोला क्या था। तो मैंने स्टार्ट जो है अपने प्रोग्राम का दुआओं के साथ किया था। सुबह का वक्त है, दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं सबके लिए। फिर उसके बाद मैंने जो है इस हवाले से गुफ्तगू की कि हम जो है अपने पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करना भी ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि आप अपने ही मुल्क को कोसते रहो कि हमारा मुल्क ये हो गया और आप सिर्फ कोसते रहो और उसके लिए कोई काम नहीं करो। ठीक है, अगर लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो है हमसे 10 साल बाद जिस मुल्क ने तरक्की की है वो कहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है, जो आज़ाद हुए हमसे 10 साल बाद, तो मैं ये कहूँगी कि उसने कभी अपने मुल्क को किसी और मुल्क से कंपेयर नहीं किया। वो हमेशा ये बोलते हैं कि मेरा मुल्क, मेरा वतन, मैं हूँ सबसे आगे हूँ और मैं करके दिखाऊँगा। और हमारे जो पड़ोसी ममालिक जिससे लड़के हम आज़ाद हुए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि वो चाँद पर पहुँच चुके, ठीक है, वो सैयारे दरियाफ्त कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो मैं कह रही हूँ कि हम सबसे पहले हमें खुद को दरियाफ्त करना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं दुनिया में, हमारा वजूद क्यों है यहाँ पे। अगर मेरे हाथ में ये मैगज़ीन है
ये मुझे मैगज़ीन क्यों तमाई गई है, मैगज़ीन क्यों बनाया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पाकिस्तान में, आप उनको तो पहले दरियाफ्त करो। चांद तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आप जब तक खुद को नहीं जानोगे, और पूरी दुनिया में मैंने कहा कि एक अजीब गहमा गहमी लगी हुई है आईटी की। आईटी सीखनी है, आईटी सीखनी है, आगे वाला दौर आईटी का आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे रोबोट है और हम मर गए जी सारे रोबोट की दुनिया आ रही है। तो इस तरह की एक गहमा गहमी मची हुई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आईटी की क्लास में जाके सुन बैठे हुए बच्चे, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आईटी की डिग्री लेनी है, ठीक है। इस तरह की गहमा गहमी है। और हमने कहा कि आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और जो है बलूचिस्तान के मौजूदा हालात जो है उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो ये था, ये सब मैंने कहा है बलोची में, और मैंने कहा कि ये हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे वो कभी हल नहीं हो सकती, ठीक है। अगर एक टॉपिक है उसके ऊपर मेरे ओपिनियंस अलग हैं, आपके अलग हैं, आपके अलग हैं। अगर मैं ये चीज़ ठान के बैठ जाऊँ कि इस टॉपिक के ऊपर मेरी इतनी महारत है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बात नहीं करूँगी किसी से, ना मैं किसी से कुछ लूँगी, तो ऐसा नहीं है। इनकेस अगर आपके पास एक छोटा सा भी पॉइंट है, अगर वो मुझे नहीं पता, अगर वो पता चल जाए, हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए इस चीज़ में। तो यही है कि हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। ये सारी बातें थी जो मैंने बलूची में कही है। तो अब है कि हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा फारूक साहब। मेरा नाम फारूक डाडी है। मैं इसी शहर कराची में पैदा भी हुआ, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसी शहर से मेरा ताल्लुक़ रहा है। और मेरे आबा व अजदाद, मेरे वालिदैन वगैरह इंडिया से माइग्रेट करके आए, लेकिन हम अपने आप को महाजिर नहीं कहते, हम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, ठीक है ना। और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में पले बढ़े, एजुकेशन सब कुछ हमने पाकिस्तान किया, लेकिन कहते हैं अपने आप को महाजिर। ये गलत चीज़ है। हम सब पाकिस्तानी, चाहे बलोच हो, पंजाबी हो, सिंधी हो या KPK का पठान हो। तो ये अल्लाह ताला ने हमें चारों सूबों का एक गुलदस्ता पेश किया। बड़ी अच्छी हमारी कौम है, हमारी अवाम है, हम जाते हैं तो ये एक दूसरे का बड़ा कल्चर भी, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हमें खुशी होती है। अब बात ये रही कि बलोची ना आने की, उसकी बुनियादी वजह ये कि ये हमारी बदकिस्मती कि हमें इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ जो कि होना चाहिए कल्चरली, ताकि हम उससे क्योंकि दुनिया की कोई भी ज़बान हो, मैं हर ज़बान को बड़ा खूबसूरत समझता हूँ। बलोची ज़बान तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ज़बान है। अब आप जब बोल रही थी तो मैं कहूँगा सोने पे सुहागा। आप खुद माशाल्लाह एक तो मीन वेरी गुड लुकिंग, और फिर आप जिस तरह बलोची में बोल रही थी तो मेरा भी दिल हो रहा था समझने की कि आप क्या कह रही। तो माशाल्लाह देखिए कल्चरली हमें, अब बात ये कि हमारे मुल्क में हमने देखा, मैंने 65 की जंग देखी, 71 की जंग देखी, या फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, तो उस वक्त कौमी जज्बा जब लोगों में आता है तो पता चलता है कि हम एक कौम है। हमारी बदकिस्मती ये है कि 47 में ये मुल्क तो बन गया। सन 60 तक हम अपने आप को एक कौम की तरह कहते थे, लेकिन मुल्क तो बन गया लेकिन हम एक कौम नहीं बन सके। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे मुल्क को 73 का आइन तो मिला, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस आइन के मातहत हम नहीं चलते, या हमें कहीं रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि जब लोग अपना जब वो कहते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो फिर एक एहतजाज जो कि एक मौज़ब तरीका है करने का। हमने पिछले दिनों देखा कि बलूचिस्तान की ख़वातीन, बच्चे और ये सब इस्लामाबाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड इसलिए करवाने गए कि उनकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन उनके साथ जो जुल्म व बदबरियत की हुई, मैं इसकी शदीद मुखालफत और शदीद मज़म्मत करता हूँ कि वो एक अपना मुद्दा पेश करने आए थे। आपने सख्त सर्दी में उनके ऊपर वाटर कैनन करे, औरतों को बालों से पकड़ के घसीटा, बच्चों को मारा। तो ये कोई कौम, ये सारी दुनिया में जगह सही हो गई। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम एक महज़ब मुल्क हैं,
एक महज़ब कल्चर है और हमें एक महज़ब तरीके से चलना चाहिए। बिल्कुल। और हमारे दूसरी तरफ बैठे हैं आसिफ साहब। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा। अच्छा, तो मेरा नाम आसिफ मुकाती है और बेसिकली मैं भी, जिस तरह फारूक भाई ने कहा, मैं भी कराची की पैदाइश हूँ, कराची की तालीम है। और बट ये कि कोयटा या बलूचिस्तान की हम बात करें तो हमारा बिल्कुल ही साथ लगा हुआ सूबा है। और हमारे पास जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि तफरी के लिए जो आसानी है वो कोयटा ही है कि जी आप कोयटा चले गए, ज़ियारत चले गए, गवादर चले गए, ये प्रिंसेस ऑफ होप आपने लगाया हुआ है अपने पीछे, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए यही तफरी के मौके हैं। मेरी बेसिक एजुकेशन कॉमर्स से थी, फिर दैन मैं आईटी की साइड में गया। आईटी में मैंने आईटी एजुकेशन भी दी है मैंने यूनिवर्सिटीज़ में भी। इसके बाद मैंने बैंकिंग भी ज्वाइन की। बैंकिंग के बाद अब मैं एक कंपनी में एज एन आईटी कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। तो मेरा बेसिक बैकग्राउंड आईटी ऑपरेशंस और इसी हवाले से रहा है। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है आईटी के हवाले से बलूचिस्तान को लेते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करूँगा जैसे फारूक भाई ने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ सूबे हैं जो बड़े नेगलेक्ट हुए बलूचिस्तान इज़ वन ऑफ देम। कहीं कुछ अपने लोगों की अपनी खामियाँ होती है, कहीं जो बड़े लोग होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है, छोटे भाई की खामी होती है कि वो थोड़ा सा हड्डर्म होता है कि नहीं जी मैंने तो ये करना नहीं है, और कहीं बड़ा होता है कि जी वो हड्डर्म हो गया तो मैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर दूँ, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट, ज़ाहिर बात है, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल फिगर, तो बट हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये कि हर कोई पॉलिटिकली बात करने के लिए तैयार होता है। तो मेरी फोकस होगा कि मैं आईटी पे ही रहूँ। तो आईटी से रिलेटेड मैं, मेरे जहन में कुछ बातें हैं जो मैं अभी ड्यूरिंग प्रोग्राम आपसे इस पे डिस्कस करता बिल्कुल। जैसे कि आपका ये जंप आया है, अच्छा आपने मैट्रिक बायो साइंस में किया था? मैंने साइंस में किया था। मैट्रिक बायो साइंस में, फिर कॉमर्स में, फिर उसके बाद आईटी, फिर बैंकिंग। ये अचानक ये आईटी में जंप किस तरह से आया? क्योंकि मैंने अभी बात की कि दुनिया में, पूरी दुनिया में गेमिंग मची हुई कि बस रोबोट आने और हमने ख़त्म हो जाना है और हमें और कोई मुलाजिमत नहीं मिली। तो अच्छा, क्या सोचा था आपने जो आईटी में जंप मारा है अचानक से? अच्छा, आईटी का मेरा जंप जो है ना कि उस वक्त तो आपको पता है जब हम आईटी में आए थे तो उस वक्त तो रोबोट वगैरह की कहानी थी, तो उस वक्त पेंटियम भी नहीं आया था। तो मैं एक जगह जॉब कर रहा था एज एन डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो वहाँ मेरे आँखों में बड़ा दर्द होता था जब मैं कंप्यूटर को देखता था। तो अच्छा, मेरा काम करने का दिल नहीं था, सीधी सी जो बात है। तो मैंने उनसे बहाने करता था कि मुझे बहुत आंखों में दर्द हो रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा। इसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो उसके 1 महीने बाद मुझे फील हुआ यार वो तो बड़े मज़े का काम था। फिर मैंने दोबारा रीजॉइन किया और रीजॉइन करने के बाद उस वक्त मैंने डिप्लोमा करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमा में मैंने 97% मार्क आए। तो जब ज़ाहिर बात है, मैं उस वक्त एक बड़ा इंस्टीट्यूट होता था ICT, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हम ही हायर कर लेते हैं, आप बाकी की फ़ीस ना दें, आप हमारे साथ कंटिन्यू करें। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा शौक़ जागा और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो हमारे कंप्यूटर के हवाले से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है लैंग्वेजेस कंप्यूटर की अपनी, जैसे हमने बलोच लैंग्वेज तो नहीं सीखी मगर हमने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस बहुत सीखी। वो हम आपको सिखा देंगे। ठीक है ना। तो वो जब सीखी तो उसमें बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया, क्योंकि उसमें सबसे अच्छी बात होती है जो कंप्यूटर में कि हाँ, हम जैसे सोचते हैं, एक जैसे अदीब होता है, वो अपनी जो सोच होता है उसको एक पेपर पे मूव करता है और लोग उसको पढ़ के खुश होते हैं। और हमारे कंप्यूटर में हम जो लैंग्वेज सीखते हैं उसको जब हम लिखते हैं तो एक प्रोग्राम बनता है। वो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो जो खुशी हमें होती है वही उसी अदीब को होती है जब लोग उसकी किताबें पढ़ के उसकी तारीफ़ें करते हैं। हमारी खुशी ये होती है कि हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम जब वो चलता है, जिसका वो एडवांटेज लोग उठाते हैं, तो हमें खुशी होती है। दैन मैं मूव करता रहा और लकीली मुझे ये हुआ कि मैंने एक जगह जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे कहीं कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई अच्छा पढ़ाना शुरू करूँगा। मैं NCR एजुकेशन सेंटर, आपने नाम सुना होगा, उसमें था। उसमें मैंने टॉप किया डिप्लोमा में। जब डिप्लोमा में टॉप किया तो उन्होंने मुझे PC अवार्ड किया। वो मेरे लिए पेंटियम 1 था उस वक्त, जिसको आज शायद कोई बच्चा हाथ लगा के कहे कि ये तो ऑन ही नहीं होता। और हम उसको कहते थे ये 133 मेगाहर्ट्ज़ है और ये इतना स्पीड से चलता है। उसमें एक टर्बो बटन होता था जो तुरंत और तेज़ कर देता था। जब वो अवार्ड हुआ तो वहाँ मेरे एक टीचर थे शाहिद साहब, उन्होंने मेरा जब वो काम देखा, मैंने उनको बताया कि मुझे पता है कि डेटा स्ट्रक्चर सबसे टॉपिक, मैंने उसमें पूरे नंबर लेना बहुत बड़ी बात होती। मैंने कहा मेरी एक फिल इन द ब्लैंक गलत हुई है और मेरा हाफ मार्क कटेगा, और वही हुआ।
उन्होंने मेरा फाइल जब देखी तो उन्होंने कहा तुमने जिस तरह फाइल बनाई है ऐसा लग रहा है तुम एक टीचर बनोगे। तो मैंने कहा सर आप टीचर क्या करते हैं, टीचर आपकी तरह बेचारे आगे पीछे हमारे ही जैसे बच्चों के पीछे भागते हैं। तो वाकई मैं टीचर बना, मैंने पढ़ाया 5 से 6 साल। जब मैंने पढ़ाया तो वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलना शुरू हुई। तो यहाँ एक और इशू होता है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तो हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाने तक होता है। कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी ना, आप किसी को सिर्फ किताबें ना पढ़ाएं। यहाँ बहुत सारी जगहों पे ये हो रहा है कि सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती है और वो इतने अच्छे टीचर बन जाते हैं, बट दे आर वो लोगों को वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं देते। मैंने साथ साथ सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम करना शुरू किया, काम करना शुरू किया। उससे मुझे फ़ायदा हुआ, मैं जो पढ़ा रहा था मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा था। मैं बुक को नहीं फॉलो कर रहा, मैं क्या करता था बुक के पढ़ाता था कि ये ज़रूर पेपर में आएगा, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब वहाँ जब करना शुरू किया तो वो मज़ा आना शुरू हुआ और फिर मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता चला गया। आपकी गुफ्तगू से मुझे जो है बॉलीवुड की एक मूवी याद आ गई। वो उसमें शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी है जिसमें प्रीति जिंटा भी है और वो अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज से, जैसे आपने कहा ये कंप्यूटर की ज़बान है, उससे वो एलियन से जाके कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो एलियन वो सैयारा नीचे आ जाता है, उसमें से एक एलियन निकले, जादू शायद मुझे लगता है कि उस मूवी का नाम है। तो आपकी बातों से ना मैं एकदम उस दुनिया में जाके पहुंची कि कंप्यूटर की ज़ुबान ऐसी होती है। तो ये है कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ते किसी चीज़ को, आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप प्रैक्टिकली वर्क नहीं करते, तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। जैसे कि आपने बलूचिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की और सर आपने भी जो है अभी हो रहा है बलूचिस्तान में जो प्रोटेस्ट की जा रही थी, उसके बाद जो है अटैक किया गया, प्रोटेस्ट ना करने दिया गया उन्हें। मैं कहूँगी कि सबसे जिस चीज़ में मुझे हंसी आई, कंबल चोरी किए गए। कंबल तो दूर की बात, स्पीकर चोरी करके लेकर चले गए। तो मैंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो, अपने ऊपर मीम्स क्रिएट कर रहे हो, आप लोग स्पीकर चोरी करके चले गए। चलो ठीक है, ये सारी बातें हम साइड करते हैं। आप बलूचिस्तान गए जी, कितनी मरतबा, कहाँ कहाँ घूमे बलूचिस्तान? बेसिकली तो मैं ज़ाहिर बात है कि वही आपका इशू एक और भी है कि मूवमेंट इतनी आसान भी नहीं है। कोयटा गया हूँ मैं, चमन भी गया हुआ हूँ, गवादर गया हुआ, तुरबत वगैरह ये सारी जगह गया हुआ हूँ। कैसा लगा बलूचिस्तान, वहाँ के लोग कैसे थे? ओवरऑल बहुत प्यारे लोग हैं। अच्छा, जब हम कोयटा भी जाते तो हमारे डायरेक्टली लोग मिलते नहीं हैं वो बलोचों से, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वो कहते हैं जी आप सेफ़ एरिया में रहें, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती। मगर जैसे हज़ारगंजी का इलाका है आपके वहाँ पे बलूचिस्तान में, जो कि एक प्योरली बलोच एरिया है। तो जब मैं वहाँ गया तो लोगों ने मुझे बड़ा मना किया कि यार आप पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, लोग आपके बड़े ये हो सकता है वो हो सकता है। बट लिटरली जहाँ जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, बड़े खुश हुए। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो है कि यार आप कराची से आए हो और आप यहाँ आ गए, तो वो लोगों ने मुझे तख्त होते हैं वहाँ पे, आपको पता है जो ट्रेडिशनल किस्म का खाना खिलाया ज़बरदस्ती। और लिटरली मैं वहाँ गया था सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए किसी काम से, और वो मुझे उन्होंने शाम तक कह रहे नहीं रात का खाना भी खिला के छोड़ेंगे। तो वो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है वहाँ पे। लोग बड़े प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बट इशू इज़ कि मिसगाइडेड है। मिसगाइडेड इन द सेंस कि उनको ये फीलिंग आती है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मैंने बाहर उनको कहा कि मैंने कहा देखो नाइंसाफ़ी आपके साथ नहीं हो रही है, आप खुद भी बहुत ज़्यादा जगह अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वो नाइंसाफ़ी क्या है? वाई नॉट कि आप नए चीज़ें क्यों नहीं सीखते? वो कहते जी हमें हिस्सा नहीं दिया जाता। मैं कहा हिस्सा नहीं दिया जाता, आप अपना ओन क्रिएट करें ना। आप क्यों वेट करते कि कराची में जाके आपको हिस्सा मिलेगा? क्यों कराची में जाके आप कोटा सिस्टम पे इन होंगे? कराची में भी हम लोग भी कोटा सिस्टम से हम लोग खुद इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए जिस तरह इंडिया ने किया। इंडिया ने ये नहीं किया कि उसने सबको ला के बेंगलोर में बसा दिया। बेंगलोर को उसने IT सिटी बनाया, और उसने क्या किया, IT को फैला दिया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सारे भागते बड़े शहरों की तरफ कि कराची में जाएंगे, लाहौर जाएंगे। अब यहाँ सब लोग आ जाए, मगर सबको यहाँ पे जॉब तो नहीं मिलेगी, सबको यहाँ काम तो नहीं मिलेगा। तो होगा क्या कि वहीं से, मैंने पहले भी कहा कि डिसार्ड होंगे और फिर वो कहेंगे हमारे साथ बुरा हो रहा है। तो वाई नॉट कि हम स्ट्रक्चर बनाएं, बलूचिस्तान की हुकूमत स्ट्रक्चर बनाए कि वहाँ IT के इंस्टीट्यूट क्रिएट हो, वहाँ लोगों को सेफ़र इन्वायरमेंट दे कि यहाँ से अच्छे लोग जाए
और वहाँ आईटी वो खुद अपना ओन क्रिएट करें ना। जब एक दफ़ा आपने इसको स्टार्ट कर दिया, ये एक ऐसा पौधा है कि जब उसके बीज निकलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो बलोच आवाम से ही लोग हो सकता है वही, और अच्छे लोग हैं। यानी मैं ये देखता हूँ अच्छे बड़े प्रोफेसर जो बलोच हजरात हैं उनके कॉन्सेप्ट ही अलग है, बट कहाँ के वो मिसमैच होते हैं कि उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक है, नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे साथ हो रही है, बट मैं क्या उसको लेके बैठ जाऊँ? मेरी ज़िंदगी इतनी सी है, किसी की 50 साल है, किसी की 60 साल है, और हम अपनी कहते हैं कि हम तो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी और गुजार लेंगे। तो वाई नॉट के आप जितनी भी, कोई 20 साल का लड़का है, 25 साल का है, 50 साल जी लेगा, 60 साल जी लेगा, तो वाई वो 20 साल की उम्र से वो ये सोचना शुरू कर देता है मैं नाइंसाफ़ी, और वो 50 साल ऐसे ही गुजार देता है। तो खुद कुछ करे, उसके साथ हो गई कोई बात नहीं, वो काम करे और अपने आने वालों के लिए बेहतर करे। बहुत ही अच्छा टॉपिक छेड़ा है आपने, इस हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होगी, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे पास फारूक साहब बैठे हुए, आपने बलूचिस्तान का विज़िट किया है, कैसा लगा, कैसे थे वहाँ के लोग? देखिए मैं 2 शहर भूल गया था, ये आपके क्या नाम है, जब ये फिगर देखा तो गवादर और मंगोरा का, यहाँ पे भी हम गए हैं, और बहुत अच्छे बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, और हमें एक अपनायत महसूस होती है उनसे जब मिलते हैं। और कहीं कहीं हमें शर्मिंदगी होती है। शर्मिंदगी ये होती है कि हम सोचते हैं कि ये हमें जितनी इज़्ज़त दे रहे हैं, जब ये कराची आते हैं तो हम इन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाते जो वो हमें अपने इलाके में देते हैं। तो ये हमारी एक अपनी शॉर्टकमिंग है। अब जहाँ तक रही बात बलूचिस्तान की, तो मैं आज आपको ये तज़किरा करूँगा कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त बलूचिस्तान के इलाक़ की बात थी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ इलाक़ करेगा या बलूचिस्तान एक आज़ाद रहेगा। तो उस वक्त बलूच सरदारों ने इंक्लूडिंग बुख्ती साहब, इन सब ने मिल के वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया, और ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी और पाकिस्तान के साथ का हिस्सा बने। अगर वो चाहते तो एक अपना अलग मुकाम रख सकते थे, जो कि अंग्रेज़ चाहता था। उस वक्त बरतानिया चाहता था कि बलूचिस्तान जो वो पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, और यकीनन उनके पुराने वफादार और तनख्वाहदार और उनके जो पुराने पटवारी जो थे, चंद एक सरदार, उनकी तारीख़ सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अलाक़ की मुखालफत की थी। तो बहरहाल अब मैं चलूँ थोड़ा सा ये आईटी पे जो बात कर रहे थे उसको, उससे एक बात का मैं इजाफा करूँ। देखिए हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम कोई प्रोजेक्ट को लेके चलें या कोई काम करें, उसमें अगर हम ये अपना ज़ाती मुफाद देखें ना तो वो काम कभी नहीं होगा। ये बात है नवाज शरीफ की दूसरे दौर हुकूमत की। तो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इस रीजन में एक माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते थे। तो बिल गेट के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना, अगर ये पाकिस्तानी थे, अगर ये यूनिवर्सिटी अगर पाकिस्तान में लग सकती है, उन्होंने कहा लग सकती, क्यों नहीं। तो बोला लेकिन 2 चीज़ों की हमें श्योरिटी चाहिए। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो प्लानर्स थे उन्होंने कहा कि एक पायरेसी और दूसरा कॉपीराइट, ये 2 की कानून साजी हो जाएगा, हम वहाँ लगा देंगे। वो यहाँ आए, नवाज शरीफ ने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन एहसन इकबाल से मिले, वो आईटी का मिनिस्टर था। उसने कहा बिल गेट्स को मुझसे बात करे। वो बेचारे चले गए, और फिर वो माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब कॉल किया, वहाँ लगी $35 मिलियन से, और बिल गेट्स साहब ने ये अनाउंस किया कि मैं हर साल $100 मिलियन इसको ग्रांट दूँगा इस यूनिवर्सिटी को। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1 मिलियन इंडियन स्टूडेंट बैचेस बाय सिलिकॉन वैली अमेरिका गए, सब आईटी की ट्रेनिंग ली, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इंडिया 150 से 180 अरब डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट करते आईटी की। जो हमारा हक था, जो हमें करना चाहिए था, हमने अपने ज़ाती मुफाद और ज़ाती अना की बुनियाद पे उसको रद्द किया। आज मुश्किल से हम 2-2.5 अरब डॉलर की वो कर रहे हैं। और मैं इसमें इमरान खान पे बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बिल गेट को पाकिस्तान बुलाया। और बिल गेट जब यहाँ आए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी डॉक्टर आरिफ अलवी से एक बार मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि
हम लोग आजकल आईटी पे बहुत जोर दे रहे हैं और मैं डेली बुनियाद पे जूम पे वो जो पाकिस्तानी एक्सपो है सॉफ्टवेयर हाउस में जो कर रहे हैं उनसे मेरा राब्ता रहता है और हम चाहते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि $75 मिलियन की जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो अपने दौर में उसे $2.5 अरब तक ले गए। और अगर उनको रहने दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि बिल गेट के यहाँ आने का मकसद ये नहीं कि चंद हज़ार या लाख, करोड़ों में लोगों को फ़ायदा होता, नौकरियाँ मिलती, आपकी आईटी की एक्सपोर्ट बेतहाशा बढ़ती। लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे पास सरमाया नहीं लगाने के लिए। और ये ऐसा इदारा, आईटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फाइनेंस की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। आप समझ लें कि एक तरह से आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही एक जगह है जहाँ पे हम अपने बेरोज़गार नौजवानों को कंज्यूम कर सकते हैं। और आप देखें कि सऊदी अरब सालाना 110 या 118 अरब डॉलर की ऑयल की एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया 180 अरब की आईटी की डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है पर एनम। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को, हमारे नौजवानों को इस फील्ड में मुतारिफ कराएं। और मैं आसिफ मुकादी साहब का बड़ा मशहूर हूँ कि वो आईटी में बहुत वो कर रहे हैं और ये हमारी ज़रूरत है। और हमारी हुकूमतों को भी चाहिए कि सियासत से बाला ताक रखते हुए इस पर तवज्जो दें। और यही एक वो एरिया है जहाँ आप अपने बेरोज़गार नौजवानों को इस राह पे चला सकते हैं। मैंने इंडिया में देखा जो निकल रहा है, जो ग्रेजुएट हो रहा है, कुछ और कहाँ हो, मैं तो कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कॉल सेंटर में, बोला अभी सब जगह अप्लाई किया हुआ है, जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक वहाँ से इनकम तो आ रही है ना। तो कहने का मकसद ये कि इंडिया चारों तरफ तरक्की कर रहा है। और हमने देखा 92-93 में इंडिया तकरीबन एक कोलैप्स हो रहा था इकनॉमिकली, ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था और पूरा एयर इंडिया का जहाज़ इंडिया का सोना भर के स्विट्ज़रलैंड उन लोगों ने रखवाया और उसके अगेंस्ट कुछ उनको लोन मिली। और मनमोहन सिंह ने जब चार्ज संभाला एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया कि जितनी भी इंडिया के छोटे शहर थे उनके बाहर एक कॉटेज इंडस्ट्री का जोन बनाया और लोगों को कहा कि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा आपकी फैक्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम आपको 30% जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसका रिबेट देंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे इंडिया में इंडस्ट्री का जाल बिछ गया और हर छोटे शहर में उनको अपने दरवाजे पे अपने गांव और अपने शहर के साथ उनको नौकरी मिल गई। तो हमें भी इन फुटेज पे काम करना चाहिए। अयूब खान के दौर में हमारा डॉक्टर महबूब हक ने एक 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लान दिया था और वो इतना अच्छा था कि कोरिया ने उसको अडॉप्ट किया और उसी 5 ईयर प्लान के ऊपर कोरिया आज कहाँ से कहाँ चला गया। हम जो है सियासत में उलझते रहे और हम इस वक्त दूसरी बड़ी ताकतों के मातहत चलते रहे, उनके डिक्टेशन लेते हुए हम जा रहे हैं। उसका हाल ये हुआ कि ना हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी है ना, तो ये चीज़ से हमें बहुत नुकसान पहुंच रहा है। हम अपने मुल्क के अवाम की आवाज़ नहीं सुनते और हम दूसरों की आवाज़ पे चलते हैं। बिल्कुल। तो ये मुल्क को बहुत नुकसान दे रहा है। अभी हमने हालिया इलेक्शन में देखा कि जिसको 2000 वोट थे उसके 20,000 और 40,000 वोट करके उसको ज़बरदस्त दूसरे का मैंडेट चुरा के आपने उनको ज़बरदस्ती। मैं तो कहना चाहूँगी कि ये जो है इलेक्शंस, इस तरह के इलेक्शंस हुए कि इस पे गूगल भी परेशान हो गया कि इलेक्शंस में हो क्या रहा है, कौन वज़ीर आज़म है कौन नहीं है। सबको इस इलेक्शंस ने परेशान कर दिया है कि क्या ये इलेक्शन है या सिलेक्शन। इसकी डिस्कशन हम करते हैं पर अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वशत के मनी वशी वशी बले चारों का जो ब्रेक अच्छे पहला में जोता है टॉपिक आनी बाबत गपुत्रान कन गए थे मैं कमो जो वस्ते मगोशा के अमी जो टॉपिक के सर गप जन गए थे कमो सियासत नेमगा शो भले मगोशा की शम सियासत नेमगा मबरी और अगदा शीशे साइड बेकनी हो म गप बेचने हंचो के गुश्त के गपुत्रान कन गए थे आईटी हवाली अच्छी बलूचिस्तानी हवाली अच्छी ओ माँ गोशा के मोती दो ही गेस्ट आना जुस्कुत की शुमा बलूचिस्तान शोते श बलूचिस्तान हे यक मर्दम या भी ही नगो मोशे की गेस्ट ही नगो के बलूचिस्तान मर्दम नाशरकार या बलूचिस्तान मर्दम देशत करता भले हगा म बेचारी महाई न बेचारे म कॉन्स्टिट्यूशन बेचारे म आर्टिकल सा बेचारे आये तहा गोशा के जहर शानी दर्शान कनक हर्च मर्दों में हर्च पाकिस्तान के हक किन के आ जहर शानी दर्शान बेका भले अंचो के मैं गोशंती के बलूचिस्तान मर्दों वती हवा से वती त्रान से इसकन के वास्ते शोता इस्लामाबाद वती जहर शानी दर्शान कन के वास्ते चे भी इस्लामाबाद मर्दों में चे को आयनी सरा हर्ष कोते आयनी चीज़ दूसरी को तंते मोशे के एक स्पीकर ही सर बिना कब तक क्या आए स्पीकर भी दूसरे को मोशा के आयनी सर बास हरासमेंट को दे मिसाल बोला आयनी गोशान चेक के तंते आयनी मुझ चेक के तंते और बाज़े मोशा और्श कनक बितान उसे चे साबित बही थी कि बलूचिस्तान मर्दम नाशरकार और दहशत गर्दा ये कि तय लोग दे महत का तय प्रेस क्लब दे महत का वती जहार शानिया दर्शान कनगे के कै आइए तो का दहशत गर्दी मगोशा के मोती गप्पा उर्दू ताबिक ना ताकि मैं जो अस्ती गैस से निश्चित हाँ भी सरपत भी पाऊँ जैसे कि मैंने बलोची में गुफ्तगू की मैंने ये कहा कि आप लोगों के कुछ पॉइंट्स जो हमने बातें की थी वो मैंने नोट किए उसके अलावा सबसे पहले मैंने आप दोनों से ये पूछा कि आप दोनों बलूचिस्तान गए हो बलूचिस्तान का विज़िट किया है पर आप दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो है बलूचिस्तान में दहशत गर्द है बलूच लोग दहशत गर्द हैं बलूचिस्तान के लोग अगर हम जो है पूरे पाकिस्तान को देखें आइन को देखें कॉन्स्टिट्यूशंस को देखें आर्टिकल्स को देखें अगर हम उनकी बात करें तो एहतजाज करना हर एक फ़र्द वाहिद का भी हक है ठीक है बलूचिस्तान में जो लोग आते हैं उनको तहे दिल से इज्जत दी जाती है कि आप आओ आप भले ही उनको कत्ल करने के लिए आते हो ठीक है वो आपको इज्जत देंगे मेहमान नवाजी करेंगे जब कोई बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान भी हमारा अपना ही घर है फिर भी अगर वो कोई आपकी चौखट पे आके एहतजाज करने के लिए आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो वो अपने हक की बात करने के लिए आ रहे हैं आप उसके ऊपर हरासन कर रहे हो आप उसकी चीज़ें चोरी करके लेकर जा रहे हो आपने आखिर में उन खवातीनों को इस तरह से मजबूर कर दिया कि वहाँ से उठकर चली गई ठीक है ये सारी चीज़ें हुई इस दौरान एक सवाल कर सकता हूं? बिल्कुल मैं गुफ्तगू करूँगी उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस हवाले से जो है उसके अलावा मैंने कहा कि हम अपने टॉपिक को सियासत के बजाय हमने जो बातें की हम उस तरफ लेकर जाएं क्योंकि हम सियासत को डिस्कस ना करें इस वक्त क्योंकि सियासत में जो हो रहा है कोई इसके बाल नोच रहा है कोई उसके बाल नोच रहा है अमूमन वो सियासत हो ही नहीं रही वो एक लड़ाई हो रही है और वो सिर्फ वो दिखावे की लड़ाई है ताकि हम दूसरे मुल्कों को दिखाएं कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है वो तो तही बात तो कुछ और है वो आपस में गले लग रहे हैं आपस में पार्टियां चल रही हैं उनकी तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सियासत में ना पड़े और क्योंकि वो जो दिखाना चाह रहे हैं और हम बस वही देख रहे हैं जो तही की बातें हम वो नहीं देखते तो जो दिखाना चाह रहे हैं हम वो ना देखें और जैसे हमने बलूचिस्तान की बात की और जैसे आपने कहा कि आईटी के हवाले से बलूचिस्तान के वहाँ पे लोग इंतज़ार करें कि हम कराची आएँ यहाँ से सीखें वहाँ से सीखें अगर हम देखें कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा किरदार है पाकिस्तान की महैशियत में बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर है बलूचिस्तान में लाइफ स्टॉक है बलूचिस्तान में गैस है ऑयल है सोना है मार्बल है और हम बहुत सारी चीज़ें एक तो बलूचिस्तान के लोग बहुत टैलेंटेड हैं अगर हमने ड्रेस पहना है हमारे तो बलोची ड्रेसेस पर बड़े बड़े रिसर्च किए जा रहे हैं कि ये ड्रेसेस इतने खूबसूरत और बग़ैर किसी छपाई के बग़ैर किसी जो मेजरमेंट के किस तरह से खूबसूरत बन रहे हैं हमारी एक एक चीज़ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में रिसर्च की जा रही है सबसे पहले आप उन सारी चीज़ों को छोड़ के बलूचिस्तान के लोग कितने टैलेंटेड हैं और अगर हम सारी चीज़ें देखें मार्बल बलूचिस्तान में कोई ऐसे स्कूल दिखाएं जहाँ पे मार्बल लगे हुए सबसे पहले आपको स्कूल ही नज़र नहीं आएंगे मार्बल का क्या करेंगे बलूचिस्तान का एग्रीकल्चर सब कुछ निकलता है
सोने जैसे सेब वहाँ से निकल के पूरी दुनिया में बलूचिस्तान के सेब बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वहीं के लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। बलूचिस्तान का गैस, बलूचिस्तान में अब तक इतने सारे इलाके हैं, हम ग्वादर को देखें, वहाँ पे सी पैक बन चुका है, फिर भी ग्वादर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गैस नहीं है। बलूचिस्तान का गैस निकाल कर और हम सबको मिल रहा है। अगर मैं कराची में भी बैठी हूँ ना, यहाँ पे भी मुझे गैस मिल रहा है, लोग पंजाब में भी बैठे हुए उधर भी उनको गैस मिल रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर और जो है लाइफ स्टॉक की बात करें, अगर आप गए हैं या मैं गई हूँ तो वहाँ पे उनका तो लाइफ स्टॉक ऐसा है कि कोई भी मेहमान आए उनके लिए तो बकरे ज़िबा किए जाते हैं कि आप आके देखो, उनको तोहफे तहाइफ में दी जाती हैं इस तरह की चीज़ें। और अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल में सऊदी अरब नज़र आता है, बलूचिस्तान तो नज़र आएगा ही, क्योंकि बलूचिस्तान से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब आप देखें एक जो है, अब इस चीज़ पे ये गुफ्तगू होती है कि बलूचिस्तान को हम सूबा नहीं कहते, हम उसको एक रियासत बोलते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान का है। और लोग ये बोलते हैं कि बलूचिस्तान की आबादी इतनी नहीं है तो उसको इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आप उसकी आबादी तो बनने दो, आप उसकी नस्ल कुशी कर रहे हो तो उसकी आबादी कैसे बढ़ेगी? आप 2 दहाइयों से उसको मार रहे हो। जैसे अगर हम बात करें, मैंने अपने ड्रेसेस की बात की, हमारा एक ड्रेस, ये तो मैंने नॉर्मल ही दूची पहना हुआ है, इसमें ये नहीं है, हमारा एक ड्रेस 1 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख का सेल होता है, 3 लाख का सेल होता है। ये हमारी जो है बहनें, हमारी माएँ उधर बैठकर उन ड्रेसेस को सिलाई करती हैं, हाथ की कढ़ाई करती हैं, उनको सेल करने के बाद वहाँ से अपने एक नौजवान कराची भेजते हैं पढ़ाने के लिए, ताकि वो पढ़े और हमारे बलोचों के लिए, हमारे मुल्क के लिए काम करे। फिर जब वो पढ़ के तैयार हो जाए, उनके सामने जाए और उन्हीं माँ के सामने उसको गोली मार दी जाए तो क्या उनका दिल कैसा होगा? ठीक है, फिर बोलते हैं कि बलूचिस्तान की जो है चीज़ें नहीं बनी। और मैं कह रही हूँ कि अगर हम आईटी की बात करें, आईटी क्यों नहीं सीखना चाहते? हर कोई सीखना चाहता है, हर कोई इस जद्दोजहद में है कि हम ये सारी चीज़ें सीखें। सबसे पहले आईटी से पहले आप वहाँ को स्कूल तो दो। अगर वहाँ, जैसे आपने कहा कि वहाँ की हुकूमत को काम करनी चाहिए, मैं कहती हूँ कि हुकूमत बिल्कुल काम करे। हुकूमत काम नहीं करी, इसी वजह से तो जो है आसिफ साहब, फारूक साहब, वो वहाँ पे इस्लामाबाद में आके धरना दे रहे थे। अगर बलूचिस्तान की हुकूमत काम करती तो वो क्यों आते इस्लामाबाद में अपनी आवाज़ उठाने के लिए? तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे सवाल था। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। वो चाहते इस पर सो मोटो एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सो मोटो ना लेके, जब बलोचों के साथ इस्लामाबाद में ज़्यादती हो रही थी, उनको मारा पीटा जा रहा था, औरतों को बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा था, तो उस चीफ जस्टिस को एक सो मोटो लेना चाहिए इनके खिलाफ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वो बलोच है, वो वहाँ से आया है, तो क्या वो इस पर एक्शन नहीं ले सकता? जब बलोच, ये इन्हीं लोगों की वजह से बलूचिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। अब आप देखें कि जो तरक्याती फ़ंड जितना, पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान वो सूबा है जहाँ पे कोई अपोजिशन ही नहीं है, हर किसी ने हुकूमत में मिनिस्ट्रियाँ लेनी। इसकी वजह है कि जितना भी बलूचिस्तान का डेवलपमेंट फ़ंड है वो यही लोग खा जाते हैं और आम आवाम तक वो पहुँचता नहीं है। तो ये बलूचिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। बिल्कुल। और बलूचिस्तान की अवाम को चाहिए कि वो अपना हक मांगे अपनी सूबाई गवर्नमेंटों से, उन तमाम लोगों से, और उनको पता होना चाहिए कि वहाँ का कितना फंड है और किन प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। तो आज हम देखें कि हमारी बदकिस्मती है कि पूरा पाकिस्तान, हम और आप सब मिलके 130 अरब डॉलर के IMF के मकरूज हैं। वो पैसा कहाँ लगा, कौन से प्रोजेक्ट हुए? हम तो बिल्कुल तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं, उसका ना कोई हिसाब है ना कोई किताब है। तो इसमें बलूचिस्तान आ गया, सिंध आ गया, पंजाब आ गया, KPK आ गया, तो हम ये पूछते हैं एज पाकिस्तानी, तो वो 130 अरब डॉलर आपने लिए कहाँ खर्च किए? ना कोई डैम बना टिक्का पार्टी में, सही बोले कि नहीं मैंने ना कोई डैम बने हैं, ना ही कोई ऐसे प्रोजेक्ट बने जिससे आवाम को कोई सहूलत मिली हो या आवाम की कोई फलाह बहबूद के लिए कोई काम किया गया। नहीं होता क्या था, जो हुकूमतें आती थी IMF से फंड लिए, हुकूमतें भी चलाई, अपनी क्या कहते हैं, करप्शन भी की और मनी लॉन्ड्रिंग भी की।
और वो साहूकार। आज जो पाकिस्तान का झंडा लेके सारी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा, माशाल्लाह 200 केसेस के साथ अंदर किया हुआ पूरे पाकिस्तान की आवाम ने। मैं ये सियासत देखें, आप सियासत को इग्नोर नहीं कर सकते, आप मकसद एक मजबूत तौर पे बात कर सकते हैं कि खैबर से कराची से खैबर तक जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उस पर 200 केसेस लाद के आपने अंदर किया हुआ। और माशाल्लाह ऐसे ऐसे शुरफाओं को नाम आ रहे हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ये इससे एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है आवाम में, और आवाम में एक नफरत बढ़ती है और एक फासला पैदा होता है। जो आज बलूचिस्तान के साथ हो रहा है वो सिर्फ बलूचिस्तान के साथ नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है। क्योंकि जब आप रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और कानून की पासदारी नहीं होगी और इदारे कानून के और आइन के मातहत नहीं चलेंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। बिल्कुल। अगर हम देखें कि पाकिस्तान तरक्की कर सकती है IMF के बगैर भी, अगर आप उसको तरक्की करवाना चाहो तो पाकिस्तान के जो अवाम है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। अगर हम उनके टैलेंट का अंदाज़ा इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो आसिफ साहब बैठे हुए, क्या ये मैं सवाल आपसे करूँगी कि IMF के बगैर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है या नहीं कर सकता? अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले आपकी बाकी चीज़ों पे भी आ जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सियासी बातें करना भी नहीं चाहता, ना मैं फॉलो करता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट है कि हम सोल्यूशन की तरफ जाए। जैसे कि आपने अभी बात की कि सिब्बी से गैस निकलता है मगर बलूचिस्तान को नहीं मिलता, मार्बल निकलता है, वहाँ मार्बल पर कहीं कोई स्कूल नहीं है। कराची का सी पोर्ट है, उसको उसका एडवांटेज नहीं दिया जाता, ड्राई पोर्ट बना के वो एडवांटेज भी डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। हम इस पर अगर जाएंगे और कराची इस पर रोता रहे तो क्या होगा कि हम भी तरक्की नहीं करते। यानी कराची वाले ये कह के बैठ जाते कि हमारा सी है, हमारा तो हमें तो इसका फ़ायदा होना चाहिए, तो ड्राई पोर्ट बन के दुनिया फ़ायदा उठा रही है, वो यहाँ से कंटेनर डायरेक्ट चला जाता है। तो ये बहुत सारे आइटम्स हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है कि हम इस साइड की, क्योंकि सियासी लोग ये लोग मौजूद हैं और इन्होंने किसी ना किसी तरीके से हम पे रहना है। फारूक साहब ने जो बात की, मैं एम नॉट सियासी, नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, बट हमने देख लिया कि जिसको लोगों ने सपोर्ट किया वो भी नहीं आया। ठीक है ना? तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब सपोर्ट करने के बाद भी वो नहीं आ रहा तो हम उस चक्कर से हट के एटलीस्ट अपनी जो नेशन है उसको बिल्ड करें, कौम को बनाएं। आपने कहा कि जी हमारे ये बड़े बड़े महंगे महंगे सूट 1.5 2 लाख रुपए के बिकते, मगर उस औरत को जिसने बड़ी मेहनत से बनाया है उसको क्या मिलता है? 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। तो इशू क्या है आपका ये बिकता कहाँ है? कराची में नहीं बिकता, दुनिया में बिकता है। अब मैं वही कराची में बिकता है? नहीं, कराची के अलावा यानी दुनिया में भी बिकता है। मैं ये कह रहा हूँ कैसे बिकता है, कैसे बिकता है, क्यों बिकता है? क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंटेशन है। अब आपका इशू क्या है कि हम लोग IT से बड़े दूर रहे। बलूचिस्तान में अगर यही वहाँ के लोग इसी को अगर ई-कॉमर्स के थ्रू बेचना शुरू कर देते, अगर वो IT एजुकेशन अच्छी ले ले और वो बेचना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली वो पैसा वहीं आएगा। में नेटवर्क कहाँ है जो IT? अच्छा, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब नेटवर्क पे हम आते हैं। अब हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है? मेरा ये सबसे मेजर टॉपिक है नेटवर्क। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है कि एक बलूचिस्तान से, एक इंटीरियर सिंध से भी या कहीं से भी दूर दराज से एक लड़का आता है, वो यहाँ के सीखता है। जब यहाँ के सीखता है, जब वापस जाता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि हर चीज़ इस वक्त IT में नेटवर्क चाहिए। उसको जिंदा रहने तो दो। वो तो चले, मैं उस पर सियासत से हट के बात करना, मैं पॉजिटिव रहना चाह रहा हूँ। नहीं, किसी इंसान की जिंदगी सियासत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव रहना चाह रहा हूँ। तो जब हम वहाँ वापस जाता है तो उसको वही इंटरनेट नहीं मिल रहा, उसको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, और वो दोबारा बैक टू कराची आता है कि मैं यहीं बैठूंगा, यहीं सीखूंगा, यहीं करूँगा। मैंने देखा कि हम लोग यहाँ पे एफर्ट करते, जब सैलाब आता है तो हम कहते हैं कि जी लोगों को घर बना के देंगे। वाई नॉट कि हम नेटवर्क को बेहतर करते कि उनको इस काबिल कर दो कि भाई नेक्स्ट टाइम उनको हम ना घर बना के दे, वो अपने घर खुद बनाए, वो इस काबिल तो बन जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है। आपने पूछा IMF का, देखिए IMF का कर्जा कभी भी IT के लिए तो लिया नहीं जाता। जो भी लिया जाता है हम सबको पता है वो अपने लिए लिया जाता है। अब हम बताएं IMF से आपने कर्जा लेके क्या बनाया? जो फारूक साहब ने कहा कोई रोड बनाया नहीं, आपका CPEC बन रहा है, वो आप चाइना के थ्रू बना रहे हो, वो आप चाइना को बेचे जा रहे हो, ठीक है ना, उसका रूट बेच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो आपने वो पैसा IMF से लेके लगाया कहाँ? हाँ। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मुझे किसी दिन कोई ये ना हो कि किसी दिन मुझे किसी पार्टी का मेंबर बना के कह दे कि आप आ जाओ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम पॉजिटिव रहे, हम सोल्यूशंस की तरफ जाए। बिल्कुल। हम सिर्फ हर दफ़ा आके बातें जो मैं बड़े टॉक शो सुनता हूँ और मैंने सुनना छोड़ दिए
कि हम सिर्फ बातें ये कर रहे होते हैं कि वो एक पे इल्ज़ाम लगा रहे दूसरे पे। सोल्यूशन क्या है? देखिए, मैं अगर आज गवर्नमेंट में आ गया, मैं गलत आया सही आया जो भी है, मैं सोल्यूशन तो लाऊं। मेरे आई हैव अ पावर, तो मैं क्यों ना सोल्यूशन लाऊं? मेरे पास इस वक्त बोलने का पावर है, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो मैं अपने बोलने के पावर से आपको कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो अगर मेरे पास वो पावर आए तो मैं क्यों ना काम करूँ? मैं सिंपली ये कहता हूँ, मार्बल आप कहते हो मार्बल का स्कूल नहीं है, एक्चुअल में मैं कहता हूँ ना हो, वो मार्बल जब बिके तो उसका रेवेन्यू मिले। मार्बल का मुझे नहीं चाहिए, मैं मार्बल बनाता हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं मार्बल के घर में रहूँ, या मैं शीशा बनाता हूँ मैं कहूँ मैं शीशे के घर में रहूँ, मगर वो जो शीशा जाएगा तो उसकी रॉयल्टी मुझे मिले। मैं उस बात पे बात करूँगा, मैं कहूँगा कि जो वहाँ से जो कुछ निकल रहा है उसकी रॉयल्टी मिले, ताकि वो लोग अपने आप को खुशहाल कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके। और वहाँ सबसे पहले आप क्या करें कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए। हमारे यहाँ हम सबसे बात करें, यार हमारे सुई गैस निकल रहा है, हमें सुई गैस नहीं मिली, वाई यू आर वेटिंग फॉर द सुई गैस? आप जाए, आपको मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर दो। हमारे यहाँ पे लोग आए, हम उनको यहाँ पे वेलकम करते हैं। अब उसका अगेंस्ट क्या निकलता है कि लोग, वो कुछ लोग हैं, देखिए हर जगह होते हैं, कराची में भी जैसे इन्होंने बताया माजिर कौम, लोग माजिर कहते, सारे माजिर बुरे नहीं थे, कुछ लोग थे जो अगेंस्ट थे, या जिनको हम दहशतगर्द कह सकते थे, या जिनको दहशतगर्द कहा गया। मगर एट द एंड क्या हुआ, मैं भी दहशतगर्द बन गया। मैं कराची से बाहर कहीं जाता था तो मुझे भी यही कहा जाता था। तो बलूचिस्तान का भी इशू यही है, कुछ लोग ज़रूर होंगे, देखिए अगर कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट होते, कुछ लोगों को हालात बना देते हैं। वही आपकी बात है कि एक माँ के सामने एक बेटे को मार दिया जाए, उसी का भाई होगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कुछ तो करूँ, मैं नुकसान तो पहुँचाऊँ, मैं कुछ तो करूँ, तो वो दहशतगर्द बन जाएगा। तो इसको हमने ख़त्म करना है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हम सिर्फ बातें करते हैं कि जी ये बुरा हो रहा है, वो बुरा हो रहा है। हमें कोशिश ये करें कि हम अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, बिल्कुल, ताकि ये काम आगे बढ़े। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि किसी के भाई को मार दिया उसकी माँ के सामने, और उसका भाई ये सोचेगा कि मैं क्या करूँ, मैं किसी को तो मारूँ नहीं, वो उसकी तस्वीर लेके जाएगा इस्लामाबाद के सामने और वहाँ पे उसको भी मारा जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात जैसे कि आपने वो बातें कही कि जो है अगर वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, फिलहाल सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने मार्बल का जिक्र इस वजह से किया कि वहाँ पर एक स्कूल भी मार्बल का नहीं है, इसका ये मतलब है कि वहाँ पे स्कूल ही नहीं है। ठीक है, जब आप बलूचिस्तान के लोगों को नहीं पढ़ाओगे तो उनकी माँ बहनें ये काम करके, कपड़े सिलाई करके वो उनको कराची भेजेंगे पढ़ने के लिए। भेजे, जरूर भेजे। जब वो पढ़ेंगे, उनका ये वो नहीं कि आपने ये सोचा कि वो पढ़ के कराची में ही रहेंगे, नो, वो पढ़ के तैयार होकर और बलूचिस्तान में जब आते हैं तो उनका कत्ल बलूचिस्तान में किया जाता है, या रास्ते में उनका कत्ल किया जाता है, या उनको अगवा किया जाता है। तभी बलूचिस्तान में अब तक इस तरह का कुछ नहीं हुआ कि कोई कराची से बन के तैयार हुआ हो और वो इम्प्लीमेंट करने अपने वो जो है रियासत में आए, अपने सूबे में आए, उसको खूबसूरत करे, उसको IT सिस्टम दे या उसको कुछ करे। क्योंकि ये इस तरह का एक खौफ है कि अगर बलूचिस्तान बगैर जो है वहाँ की ख़वातीन जब इतने खूबसूरत नक्श निगारी कर सकती हैं, अगर उनको फैशन डिज़ाइनिंग कराती तो हम कहाँ जाएंगे? सही बात है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा अगर जो है बलूचिस्तान के नौजवानों को ये चीज़ आ जाएगी उनके दिमाग में कि हमारी चीज़ें हमारे पास से ली जाई जा रही है और उनका रेवेन्यू हमें नहीं मिल रहा। मार्बल ले जाना है, आप ले जाओ, पैसे दो, नहीं मिल रहा, कहाँ जा रहा है? CPEC हमारे यहाँ पे ही बन रहा है, क्यों बन रहा है? उसको क्या मिल रहा है? बलूचिस्तान को क्या मिल रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तैयार हो रही है और उसी नौजवान नस्ल को मारा जा रहा है। मैं ये कहती हूँ कि आपको एग्रीकल्चर चाहिए, बलूचिस्तान से लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। आपको सोना चाहिए, आप लो, आपको जो कुछ चाहिए आप लो, एटलीस्ट आप बलूचिस्तान का खून तो ना पियो, ठीक है? उसका राइट्स जरूर दो। आप जो है अगर वो कोई वहाँ पे आके, ठीक है, सारे जो अब तक बलूचिस्तान के लोग हैं, आप जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं सब कुछ नोट करो। हमारा जो है वो प्रोग्राम का टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आप उनको सही तरीके से देखो। हर कोई आके वहाँ पे आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, हर कोई आके वहाँ पे आर्टिकल की बात कर रहा है। वो कह रहे कि हमारा हक है, हमें दो। वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें इजाफी चीज़ दो। वो अपने हक की बात कर रहे हैं, वो अपने आइन की बात कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की चीज़ें हैं वो चीज़ें बात की जा रही हैं। अगर वो कोई वो एक्स्ट्रा बात करे तब ना। इन लोग की ये दिमाग में जब दिमाग घूम गया था, जब वहाँ के लोग आके आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि बलूच लोग आके अब इस्लामाबाद में आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भगाओ इनको,
कहीं ना ये ना हमसे सब कुछ छीन ले और हमारे हाथ में कुछ ना रह जाए। अगर बलूचिस्तान अपना 75% निकाल दे पाकिस्तान से तो IMF भी कुछ नहीं देगा पाकिस्तान को। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सब कुछ है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक और मरतबा हमारे प्रोग्राम में आएँ, हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। गोले चारों का मैं मरागा शवाद हलास पुता रोश हमारे देगी थी होस्ट इजाज़त अंजुमा दुआओं को थी मरागा बिंदात को दुआओं थी मरागा हमलास कनी खुश पे बातें खुश बशुगंज पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह मिहार।